So, hello students, I welcome all of you on my world of logic I'm CS मयंक अग्रवाल। आप सभी लोगों को स्वागत है आज के इस सेशन में। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स चैप्टर का पूरा सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मैं पूरा चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कवर करूंगा। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का। कल का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था दो टॉपिक, दैट इज नीड एंड ऑब्जेक्ट फॉर इंटरप्रिटेशन। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इंटरप्रिटेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज मैथमेटिक्स के जैसे प्योर लैंग्वेज नहीं है। तो जब भी किसी भी प्रोविजन के एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन निकलते हैं या एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं तो उसे क्लैरिफाई करने के लिए हमें इंटरप्रिटेशन करना होता है। दूसरी चीज ये कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत तब पड़ती है जब वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही कारण था कि हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब बात उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में हमने देखा था टोटल 5 रूल्स होते हैं। पहला है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, दूसरा हिडन्स रूल, तीसरा है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, चौथा रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एंड फिफ्थ वन इज रूल ऑफ इजस्डम जेनरिस। तो रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कल देख लिया था बेटा। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि जब भी कोई प्रोविजन आता है तो सबसे पहले हम उसे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत इंटरप्रेट करते हैं, जिसमें हम उस पर्टिकुलर प्रोविजन के वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को उसके नेचुरल, ऑर्डिनरी, ग्रामेटिकल और पॉपुलर सेंस में देखते हैं अनटिल एंड अनलेस कि हमें उससे क्लैरिटी ना मिल रही हो। अगर हमें उससे क्लैरिटी मिल रही है तो सबसे पहला इंटरप्रिटेशन क्या होगा? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के थ्रू होगा। इसमें हर एक वर्ड को इंपॉर्टेंस देना है, हर एक वर्ड का एक मतलब होता है। अगर उसे लॉ में यूज किया गया है लॉ मेकर्स के द्वारा, कोई भी वर्ड्स को ना तो इंटरप्रीटर ऐड कर सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकता है। हालांकि उसे समझने के लिए वो अपने ढंग से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकता है या एक्सटेंड कर सकता है ताकि उसमें एम्बिग्विटी, अगर उसमें एम्बिग्विटी है तो। उसके बाद यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस इंसान के ऊपर होगा जो कह रहा है कि नहीं, डिक्शनरी मीनिंग अप्लाई नहीं करेंगे, जिसके कुछ और मायने निकलते हैं। ये था बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद हमने कुछ केस लॉ देखा था, मोतीपुर जमींदारी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें बिहार सेल्स टैक्स एक्ट के हिसाब से ग्रीन वेजिटेबल्स को टैक्स के माध्यम एग्जाम्प्ट किया गया था टैक्स से। लेकिन सवाल था कि क्या शुगर केन वेजिटेबल्स के कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे शुगर केन के बोटेनिकल या टेक्निकल मीनिंग में ना जाके हम उसके ऑर्डिनरी, नेचुरल, पॉपुलर, ग्रामेटिकल मीनिंग में हमने देखा कि नेचुरली, पॉपुलरली उस शुगर केन का यूटिलिटी क्या है। तो लोग शुगर केन को एज अ वेजिटेबल यूज नहीं करते हैं, वो पॉपुलरली उसे एज अ मतलब यू मीन टू से पॉपुलरली उसे एज अ वेजिटेबल यूज नहीं करते, इसलिए दे विल नॉट बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सिमिलरली हम लोगों ने दूसरा देखा था बीटल लीव्स वाला केस, जिसमें राम अवतार बुधाई प्रसाद वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर ने बीटल लीव्स को एग्जम्प्ट नहीं किया था, बीटल लीव्स के ऊपर टैक्स लगाया था। यहाँ पे जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने पान के पत्ते के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया था। पिटिशनर का कहना था कि बीटल लीव्स जो है वो भले ही एग्जेम्प्टेड लिस्ट या एग्जाम्पशन लिस्ट से बाहर कर दिया गया, बट फिर भी उसे एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर आइटम नंबर 6, दैट इज वेजिटेबल्स। तो लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बीटल लीव्स को पॉपुलरली, ऑर्डिनरली, नेचुरली वेजिटेबल्स के रूप में यूज नहीं किया जाता है, प्लस वेजिटेबल का जो डिक्शनरी मीनिंग है उसके हिसाब से हम उसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगला जो है कि अगला जो टॉपिक है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? गुड इवनिंग सी, वेलकम टू द क्लास बेटा। तो किसी को कोई डाउट है इस पे तो फटाफट से पूछ सकता है। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक में। हर वीडियो के स्टार्टिंग के 5 मिनट जो है मैं पिछले वीडियो का थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर दूंगा, जिससे कि आप पूरा 1 घंटे को 5 मिनट में समराइज कर सकें। चलिए, तो सेकंड रूल है हिडन्स रूल या मिस्चीफ रूल या पर्पसिव रूल। ठीक है, तो जो ये रूल है हिडन्स रूल,
हर एक इंस्टीट्यूट का लगभग फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे वो ICAI हो, ICSI हो, ठीक है। तो चाहे सीए हो या CS हो, इसमें हिडन्स रूल या मिस्चीफ रूल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बच्चों को भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन या यूं कहें जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है वो है हिडन्स रूल या मिस्चीफ रूल। आइए देखते हैं हिडन्स रूल क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली हिडन्स रूल क्या कहता है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, कुछ केस लॉज देखेंगे, उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। देखिए, जब भी इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो हम एक बेसिक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, कि किसी भी प्रोविजन को सबसे पहले समझने के लिए हम पहला उसका लिटरल मीनिंग देखेंगे। अगर उसके नेचुरल, पॉपुलर, ऑर्डिनरी, ग्रामेटिकल मीनिंग से क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो फिर हम दूसरे इंटरप्रिटेशन के रूल्स फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब इसमें जो सेकंड रूल आता है वो होता है रूल ऑफ मिस्चीफ या हिडन्स रूल या पर्पसिव रूल। कोई भी नाम से आप बुलाओ, तीनों नाम आपको ध्यान रखना, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां पे बात आती है कि जब भी हम कोई भी लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हम चार फैक्टर कंसिडर करेंगे। किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन के लिए ये चार फैक्टर्स महत्वपूर्ण है। पहला, कि अगर मान लीजिए कोई इशू आता है तो पहले हम ये देखेंगे कि उस इशू से डील करने के लिए जो एक्ट दिया गया है या जिस एक्ट के प्रोविजन में डिस्प्यूट है, क्या उस एक्ट के पहले कोई ऐसा लॉ था जो इस पर्टिकुलर प्रोविजन से डील करता रहा हो या इस पर्टिकुलर इशू से डील करता हो। पहला प्रश्न, व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट? एक्ट बनने से पहले क्या कॉमन लॉ था? दूसरा, उस कॉमन लॉ में क्या वो डिफेक्ट था जो मतलब ऐसा कौन सा डिफेक्ट था जो कॉमन लॉ पूरा नहीं कर पा रहा था या कॉमन लॉ कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था? व्हाट वाज द डिफेक्ट इन द कॉमन लॉ व्हिच इट डिड नॉट प्रोवाइड फॉर? तीसरा, कि लेजिस्लेचर ने जब ये एक्ट बनाया, लेजिस्लेचर ने जो ये एक्ट पास किया तो कौन सा डिफेक्ट रिमूव किया और क्या रेमेडी प्रोवाइड की? What was the remedy the legislature provided to resolve the defect? और चौथा, उस रेमेडी को देने के पीछे कारण क्या है? तो गाइस, चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, क्या वो पर्टिकुलर एक्ट बनने से पहले कोई कॉमन लॉ था? दूसरा, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसे दूर करने के लिए ये एक्ट पास किया गया? तीसरा, उस एक्ट में क्या रेमेडी प्रोवाइड की जिससे कि उस डिफेक्ट का निपटारा हो जाए या उस डिफेक्ट को दूर कर लिया जाए? और चौथा, उस रेमेडी को देने के पीछे कारण क्या था? जब हम ये चार फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं तब हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि वह पर्टिकुलर प्रोविजन का सही इंटरप्रिटेशन क्या होगा। अब मैं आपको इसे कितने भी अच्छे से समझा लूं, जब तक कि आप केस लॉ नहीं समझेंगे तब तक कि ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आइए देखते हैं इसको एक केस लॉ के माध्यम से समझते हैं। बड़ा फेमस केस लॉ है। जब जब हिडन्स रूल, मिस्चीफ रूल या पर्पसिव रूल की बात होगी तब तब ये वाला केस आपको जरूर लिखना है एग्जाम में, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आपके मॉड्यूल में दिया हो या ना दिया हो। एंड द नेम ऑफ द केस लॉ इज स्मिथ वर्सेस ह्यूज। ठीक, अब इस एक्ट के इस पर्टिकुलर केस लॉ में हुआ क्या था? सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके प्रोविजन के ऊपर डिस्प्यूट था। तो इंग्लैंड में क्या हुआ, एक एक्ट पास किया गया, स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1951, जो ये कहता था कि अगर कि कोई भी प्रोस्टिट्यूट सड़क में या पब्लिक प्लेस में किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। इट शैल बी एन ऑफेंस फॉर द प्रोस्टिट्यूट टू सॉलिसिट इन अ स्ट्रीट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अब हुआ क्या था, इसमें मेन दिक्कत क्या थी समझना, कि एक एरिया था जिसमें कुछ प्रोस्टिट्यूट्स रहते थे। जब भी कोई व्यक्ति उस एरिया से पास होता था, उस सड़क से पास होता था, तो वो जो प्रोस्टिट्यूट्स थी वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, सॉलिसिट करने की कोशिश करती थी, जिसके कारण जो राहगीर थे या जो आते जाते थे वो काफी डिस्टर्ब हुआ करते थे। ये जब मामला गया संसद
नहीं है। ये मामला जब गया लॉ मेकर्स के पास, तो लॉ मेकर्स को लगा कि ये बड़ा इशू है, इसको एड्रेस करने के लिए हमें कुछ एक्ट पास करना चाहिए, हमें कुछ लॉ पास करना चाहिए। और उसके बाद आया स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959, जिसमें यह प्रोविजन लिखा गया कि किसी भी तरीके से आप प्रोस्टिट्यूशन के लिए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, और अगर आप ऐसा करते हो तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। अब यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा स्ट्रीट, इस पे पूरा फोकस आप कीजिएगा क्योंकि इसी पे डिस्प्यूट हुआ था, तो हम समझेंगे कि स्ट्रीट शब्द का क्या इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो अब यहां पे हुआ क्या कि एक महिला थी जो उनका नाम था थेरेसा। ठीक है, तो वो महिला जो है उनको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने इस आरोप पे पकड़ा कि आप जो हैं वो बार बार इस गतिविधि पे इन्वॉल्व हैं और आप लोगों को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ सॉलिसिट कर रही हैं, जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं। और स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959 के तहत आपको क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। तो जो महिला थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि देखिए सर, आपने एक्ट में क्या कहा है। आपने एक्ट में कहा है कि कोई भी महिला या कोई भी प्रोस्टिट्यूट सड़क में आके या पब्लिक प्लेस में आके वो लोगों को अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर सकती। मैं तो अपने घर के बालकनी से सॉलिसिट कर रही हूं। तो भाई बालकनी जो है वो तो प्राइवेट प्लेस है, वो तो ना स्ट्रीट के कैटेगरी में आता है ना पब्लिक प्लेस की कैटेगरी में आता है। ये तो मेरा अपना प्लेस है, मैं अपने प्लेस पे कुछ भी करूं उससे क्या मतलब आपको, वो तो स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट में नहीं आएगा। कोर्ट के सामने जब मामला गया तो देखो, अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन इस पे हम अप्लाई करते है ना, ध्यान से समझना इंटरप्रिटेशन की खूबसूरती क्या है, कि अगर हम रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन इसमें अप्लाई करें तो स्ट्रीट वर्ड जो है वो इशू है। मतलब ये कि रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो बालकनी है वो स्ट्रीट के कैटेगरी में तो नहीं आता है, वो तो एक प्राइवेट प्लेस है। तो उसके हिसाब से अगर हम समझें तो उस महिला की जो बात थी वो सही थी और उसको जो है रिलीज कर दिया जाना चाहिए, इस आरोप से बरी कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन जस्टिस न कर पाए या रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन से न्याय न हो पाए, तो हम दूसरे रूल्स की तरफ जाते हैं जिसमें आता है हेडन्स रूल। कोर्ट ने रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं किया और उन्होंने कहा कि पहले तो हम समझते हैं कि ये स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट का मेन पर्पस क्या था। सो गाइस, स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट का मेन पर्पस था कि जो लोग जा रहे हैं उनको जो हरासमेंट हो रहा है प्रोस्टिट्यूट्स की वजह से, वो हरासमेंट बंद हो, इसकी वजह से ये स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट लाया गया। तो मेन मकसद ये नहीं था कि आप प्रोस्टिट्यूशन की आप सॉलिसिटेशन कहां से कर रहे हो, आप अपने घर से कर रहे हो या रोड पे आके कर रहे हो या पब्लिक प्लेस में कर रहे हो। सवाल यहां पे एक्ट लाया गया था ताकि हरासमेंट से बचा जा सके। तो चूंकि आप यहां पे उनको हरास कर रहे हो और स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट लाया ही इसलिए गया था ताकि हरासमेंट ना हो, इसलिए आप जो हरकत कर रहे हो आप इसे बंद कर दो। और चूंकि आपने ये हरकत की है इसलिए आपके ऊपर 5 पाउंड का लगभग फाइन बनता है और आप उसे पे कीजिए। तो कोर्ट ने कौन सा रूल अप्लाई किया, यहां पे हिडन्स रूल अप्लाई किया। अब आइए इस केस लॉ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो 4 फैक्टर हमने देखा था, जो हिडन्स रूल को अप्लाई करने के लिए जिन 4 फैक्टर्स को कंसिडर करना था, क्या वो चारों फैक्टर इस पर्टिकुलर केस लॉ में फिट बैठ रहे हैं? क्या वो 4 फैक्टर्स जो हैं उसके तहत ये डिसीजन दिया गया है? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। दूसरा केस लॉ पढ़ लेते हैं फटाफट। फैक्ट्स ऑफ द केस। इन दिस केस द डिफेंडेंट्स वर द प्रोस्टिट्यूट्स हु वर चार्ज्ड अंडर द स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट फॉर सॉलिसिटिंग इन द पब्लिक प्लेस. The defendant argued that they were soliciting from balcony and window, which is a private place and not a street or a public place. So the defendant should not be charged under this act. But कोर्ट ने क्या अप्लाई किया? कोर्ट ने अप्लाई किया mischief rule. अब if the rule of literal construction is applied, then the defendants would not be charged under the act on the ground that they were not on the street, they were in the private place. However, the court applied the mischief rule and held that the activities of the defendant, that is soliciting for prostitution, is the mischief which the act was trying to stop. जो वो एक्टिविटीज कर रहे थे उसे रोकना ये इस एक्ट का मेन मकसद था।
ना कि डिफेंडेंट कहां से कर रहे हैं। देयरफॉर द प्लेस वेयर द डिफेंडेंट सॉलिसिटेड फ्रॉम इज इररिलेवेंट, हेंस दे वर कन्विक्टेड। अब कंक्लूजन ये है कि चारों फैक्टर को देखते हैं कि किस तरीके से चार फैक्टर यहां अप्लाई हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, वॉज देयर एनी कॉमन लॉ बिफोर द एक्ट? क्या इस एक्ट के पहले कोई कॉमन लॉ था? तो नहीं, इस एक्ट के पहले कोई कॉमन लॉ नहीं था, कोई ऐसा नियम नहीं था जिससे कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को रोका जा सके या कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, तो जब ये एक्ट पास किया गया तो कौन सा ऐसा डिफेक्ट था जिसको दूर करने के लिए एक्ट पास किया गया? तो इसको पास किया गया था हरासमेंट को रोकने के लिए, मतलब डिफेक्ट वाज हैरेसमेंट। थर्ड वन इज, क्या रेमेडी प्रोवाइड की गई पार्लियामेंट के द्वारा? तो पार्लियामेंट ने इस हैरासमेंट से बचने के लिए जो रेमेडी प्रोवाइड की वो था स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट 1959, जिसके तहत ये कहा गया कि कोई भी महिला अगर किसी व्यक्ति को या किसी भी तरीके से प्रोस्टिट्यूशन के लिए सॉलिसिटेशन करती है फ्रॉम द स्ट्रीट, देन ही शैल बी प्रिवेंटेड और शी शैल बी प्रिवेंटेड। रीजन क्या था रेमेडी का? टू स्टॉप द हरासमेंट। तो पहला, व्हाट वाज द कॉमन लॉ? देयर वाज नो कॉमन लॉ। व्हाट वाज द डिफेक्ट फॉर व्हिच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड फॉर harassment? What was the remedy provided by the parliament or the legislature? That is Street Offences Act. What was the reason for the remedy provided? To stop the harassment. Fine. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, फिर हम और केस लॉ समझेंगे। यस, कोई डाउट है बेटा? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं है यहां पे आपको। नेक्स्ट विल बी, ये मेन केस लॉ था, ये आपको एग्जाम में पूरा लिखना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो, ठीक है। अब कुछ और केसेस आपके मॉड्यूल में दिए हैं, हम उसका सिर्फ क्या पढ़ेंगे, उसका कंक्लूजन पढ़ेंगे, ठीक है। अगला था उमेद सिंह वर्सेस राज सिंह। उमेद सिंह वर्सेस राज सिंह में ये कंक्लूजन दिया गया कि इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जाना चाहिए जिससे कि जो डिफेक्ट था उसे दूर किया जा सके और उस विक्टिम को रेमेडी प्रोवाइड किया जा सके। सो in case of Umed Singh versus Raj Singh, it was concluded that the interpretation must be done in such a manner that it suppresses the defect and advances the remedy. तीसरा केस लॉ क्या था? सोड्रा देवी के केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिडन रूल तब एप्लीकेबल होगा जब वर्ड्स एम्बिगुअस होंगे या क्लियर नहीं होंगे। जैसे कि स्ट्रीट शब्द का मतलब एक्चुअल में क्लियर नहीं था। स्ट्रीट शब्द या पब्लिक प्लेस का बहुत सारा मतलब था, लेकिन वो जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा था। इसीलिए क्या कहा गया कि हिडन रूल तब अप्लाई होगा जब वर्ड्स एम्बिगुअस होंगे या उसका एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिटरल कंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन करके जस्टिस नहीं हो रहा है, विक्टिम को न्याय नहीं मिल रहा है, तब हम रूल ऑफ हिडन अप्लाई करेंगे, हिडन रूल या मिस्चिफ रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कुछ और केस लॉ देखते हैं, इसको समझने के लिए ध्यान से समझिएगा। चलिए, पहला केस लॉ, अब भारत के कुछ केस लॉज देख लेते हैं। पहला केस लॉ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें इशू क्या था? इसमें इशू यह था कि क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को गुड्स कंसिडर किया जाएगा सेल्स टैक्स के पर्पस के लिए? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के सेल पे क्या सेल्स टैक्स लगेगा? और लगेगा तो किस चीज के अंडर? तो यहां पे जो असेसी था उनका कहना यह था कि सेल्स टैक्स जो है वो गुड्स की बिक्री पे लग रहा है, जबकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो गुड्स है ही नहीं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने मिस्चीफ रूल का अप्लाई किया और उन्होंने कहा देखिए सेल्स टैक्स का मकसद क्या है कि जो कोई भी चीज बेची और खरीदी जा सकती है मार्केट में उसके ऊपर टैक्स लगाना, जिसे हम गुड्स कहेंगे। अब चूंकि सॉफ्टवेयर चाहे वो फिजिकल फॉर्म में या नॉन फिजिकल फॉर्म में हो, वो बेची और खरीदी जाती है तो उसे हम गुड्स कंसिडर करेंगे, इसलिए यहां पे टैक्स लगेगा। क्योंकि सेल्स टैक्स का मेन मकसद था कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट, कोई भी मूवेबल प्रोडक्ट के बिक्री पे और खरीद पे क्या लगना चाहिए, सेल्स टैक्स लगना चाहिए। ये मेन मकसद था सेल्स टैक्स एक्ट का। सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द मिस्चीफ रूल टू इंटरप्रेट द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द आंध्र प्रदेश जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, नोटिंग दैट द law aimed to tax the sale of goods that could be bought and sold in the market. The court concluded that software, both in physical and non-physical forms, constitutes goods and therefore it is taxable under this law. I hope it is very clear to all of you. दूसरा जो केस लॉ है वो है लाली सिंह या ललई सिंह यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसमें जो टर्म था डकैती, उसका इंटरप्रिटेशन किया गया और मिस्चीफ रूल का एप्लीकेशन इसमें किया गया। तो इसमें मिस्चीफ रूल अप्लाई करके ये देखा गया कि भाई कि किसे डकैती कहा जाए और मेन मकसद क्या था डकैती, मेन मकसद क्या था उस एक्ट का, जिस एक्ट के अंतर्गत डकैती को क्राइम कंसिडर किया गया और उसके लिए सजा निर्धारित की गई। तो इस रूलिंग में इंपॉर्टेंस जो दिया गया वो इस बात पे दिया गया कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल रॉबरी कंडक्ट करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर किसी चोरी को अंजाम देते हैं विद आर्म्स, तो वो कंसिडर किया जाएगा किसमें, डकैती में कंसिडर किया जाएगा। जब हम सीआरपीसी आईपीसी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे 3 शब्दों का डिफरेंस कि रॉबरी क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है और ये डकैती क्या होता है। तीनों में डिफरेंस क्या है, थेफ्ट, रॉबरी एंड डकैती, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी के अंतर्गत। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर इंटरप्रिटेशन मिस्चीफ रूल का एप्लीकेशन। अगला एक केस लॉ है, इंग्लैंड का ही केस लॉ है। इंग्लैंड का ही केस लॉ था स्मिथ वर्सेस ह्यूज, और ये भी इंग्लैंड का ही केस लॉ है, कॉर्करी वर्सेस कारपेंटर। अब इसमें जो एक्ट था वो क्या था, द लाइसेंसिंग एक्ट। द लाइसेंसिंग एक्ट प्रोहिबिटेड बीइंग ड्रंक ऑन अ हाईवे व्हाइल इन चार्ज ऑफ अ कैरियज। किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो या किसी भी प्रकार का कैरियज आप ले जा रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड है। सो बीइंग ड्रंक ऑन अ हाईवे व्हाइल इन चार्ज ऑफ अ कैरियज इज प्रोहिबिटेड। अब जो डिफेंडेंट था वो साइकिल चला रहा था, पब्लिक रोड पे, पब्लिक प्लेस पे साइकिल चला रहा था, दारू पिया हुआ था। तो जो डिफेंडेंट था उसने कहा कि माय लॉर्ड, साइकिल थोड़ी ना कैरियज है, इसमें कुछ सामान थोड़ी ले जा रहा हूं मैं जो ये कैरियज की कैटेगरी में आएगा। तो कोर्ट ने लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया होता तो यहां पे साइकिल कैरियज की कैटेगरी में नहीं आता। कोर्ट ने देखा कि ये जो एक्ट है इसका मेन मकसद क्या है। इसका मेन मकसद ये था कि किसी भी व्हीकल जो पब्लिक रोड पे जा रहा है उसको ना तो नुकसान हो और ना ही उससे किसी को नुकसान हो अगर वह व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है वो पिया हुआ है। मतलब यहां मेन मकसद क्या था कि कोई व्यक्ति नशे में व्हीकल का इस्तेमाल ना करे जिससे कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो या किसी भी व्यक्ति को इंजरी हो। चाहे आप साइकिल में, अब आप एक मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है साइकिल में जा रहा है, दारू पी के जा रहा है, अब वो ऐसे ऐसे सांप जैसे लहरा लहरा के साइकिल चला रहा है, मस्त मस्त है, मौज में चल रहा है, दारू पिया हुआ है और वो चला ही जा रहा है। अब इधर से हाई स्पीड में जो कार आ रही है या मान लीजिए नॉर्मल स्पीड में भी कार आ रही है, तो वो क्या करेगी, वो तो उसको दिखेगा नहीं, वो ठोक देगी। या फिर वो गलती यहाँ पे किसकी है, साइकिल वाले की है। या फिर साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में क्या होगा, वो जो दूसरी कार है या दूसरी व्हीकल्स हैं वो उनका एक्सीडेंट हो सकता है।
तो यहाँ पे मेन मकसद था व्हीकल को, सॉरी, यहाँ पे मेन मकसद था नशे को प्रिवेंट करना और रोड एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना बाय पुटिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट, ताकि लोग नशे में गाड़ी ना चलाए और उसकी वजह से किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अगला है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। इस एक्ट में क्या था? तो देखिए, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, आपको पता है, मैंने आपको क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ाया था कि पहले ब्रिटिशर्स के जमाने में जमींदारी सिस्टम हुआ करता था। जब भारत देश आजाद हो गया उसके बाद बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स किए गए सरकार के द्वारा, और उस लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया। उसके लिए भी स्टेप्स लिए गए कि लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक व्यक्ति मैक्सिमम इतने ही लैंड रख सकता है, बाकी की जो जमीनें हैं वो सरकार अपने कब्जे में ले लेगी, सरकार एक्वायर कर लेगी और वो सरकार के अधीन आ जाएगा, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो सके पूरे देश भर में। तो और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर एक्ट से बचने के लिए जो जमींदार थे वो अननेसेसरी क्या करते थे, कोर्ट में केसेस डाल देते थे ताकि इसका इंप्लीमेंटेशन डिले हो सके। तो जब कोर्ट में ये मामला गया तो कोर्ट में बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस के ऊपर इंटरप्रिटेशन, अलग अलग प्रोविजंस के ऊपर विचार हुआ, विच वॉज रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ द जमींदारी लैंड। मतलब जो जमींदारी की जमीन थी उसका जो सरकार एक्विजिशन कर रही थी, उसका सरकार जो अधिग्रहण कर रही थी, उस पर्टिकुलर एक्शन को क्या सही ठहराया जा सकता है? तो यहां पे ये देखा गया कि ये बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का मेन मकसद क्या था। इसका मेन मकसद ये था कि जो इनइक्वालिटी है समाज में, कि किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन, आधा शहर ही किसी के पास है तो किसी के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं, ये जो इनइक्वालिटी थी इसको खत्म करने के लिए और इसको खत्म करने के लिए लैंड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सरकार ने ये रिफॉर्म्स लाया। तो इन दिस लैंडमार्क जजमेंट ऑन लैंड रिफॉर्म्स द सुप्रीम कोर्ट यूज्ड हिडेन्स रूल टू इंटरप्रेट द बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। द कोर्ट एम्ड टू डिटरमाइन द purpose of the act, which was to eliminate the zamindari system and redistribute the land to reduce the socio-economic inequality. The judgment was pivotal in addressing the mischief of feudal landholding patterns and promoting agrarian reforms. क्योंकि जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत जो जमींदार थे उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन थी और जो फार्मर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था कि हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप उसमें से अनाज उगाओ और सारा अनाज भी हम रख लेंगे, लगान भी आपको पे करना पड़ेगा और आपको बहुत नाम मात्र की चीजें मिलेंगी। एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। फार्मर्स के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था कि वो मेहनत करें, क्योंकि आप तब मेहनत करोगे ना जब आपको आउटपुट मिलेगा उससे। अगर आपको वो आउटपुट ही नहीं मिल रहा तो आप मेहनत क्यों करोगे? नहीं करोगे। क्लियर? तो ये रिफॉर्म, ये मेन एक्ट था। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो जो 3 केस लॉ मैंने नोट्स में दी हैं वो, और एक स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह का, ये लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों पीडीएफ में आपके आपके ऐप में अपलोड, अपने ऐप में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, जो जिस फॉर्मेट में मैंने अभी लिखा है और नोट्स, उसी फॉर्मेट में आप अपने नोटबुक में भी लिखेंगे, दैट इज चार्ट फॉर्मेट। इस तरीके से देखिए, जो पूरे नोट्स जो होंगे वो इसी तरीके से चार्ट फॉर्म में चलेंगे। आपको सारा नोट्स जो है वो चार्ट फॉर्म में बनाना है। जितना ज्यादा आप फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे नोट्स बनाते वक्त, उतना ज्यादा आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी और उतना ज्यादा आपका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगा और उतना ही इजीली आपको एग्जाम में रिकॉल करते बनेगा और आप फटाफट पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दोनों पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। किसी प्रकार का कोई डाउट है, प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
नो डाउट, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। आप जितने भी बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ है तो। और अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो में बताई गई सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई है, क्योंकि हिडन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से हम बाकी के भी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, समझेंगे केस लॉस के माध्यम से। सो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।